आप पहले इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। मेरे हस्बैंड मैंने कहते कि तुसी इंस्टाग्राम चलाते हैं। मैं क्या नहीं, मैं नहीं चलाती। मैं क्या फिर मैं और उन्होंने मतलब मैंने खुद दसिया कि हाँ मैं तो चलाता है। मैं क्या कोई नहीं, तुसी चला लियो, मैं पीछे बह जाऊंगी। वीडियो देखने के बाद इतना तो साफ समझ आ रहा होगा कि ये किसी नई वेली दुल्हन का वीडियो है, जो दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही है। संभव है कि ये वीडियो क्लिप आपने पहले भी देखी हो, क्योंकि एक समय ये रील काफी वायरल हुई थी। अब अगर हम आपसे कहें कि इस रील में दिख रही ये प्यारी सी दुल्हन अब इस दुनिया में नहीं रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? खैर, पहली बार हमारे लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सच्चाई आपके इनकार से कभी नहीं बदलती। तो आखिर ये लड़की कौन थी? ऐसा क्या हुआ कि शादी के चंद महीनों बाद ही कफन इस लड़की का मुकद्दर बन गया? इसके पीछे जिम्मेदार कौन था और आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ? चलिए जानते हैं इस लड़की की दिल दहला देने वाली पूरी कहानी। पूरी कहानी जानने से पहले जल्दी से ट्रू क्राइम डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस केस को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। ये रील पहली बार 2024 के आखिरी महीनों में वायरल हुई थी। दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी लड़की के क्यूट अंदाज ने उस वक्त सभी का दिल जीत लिया था। जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो सामने आया कि वीडियो में दिख रही दुल्हन का नाम नेहा देवी है। नेहा अपने परिवार के साथ पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब में रहती थी। परिवार वालों के मुताबिक नेहा बचपन से ही काफी तेज और मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। यही वजह थी कि वो न सिर्फ परिवार बल्कि जाने पहचानने वालों की भी फेवरेट थी। वैसे तो नेहा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसका झुकाव सिख धर्म की ओर होता चला गया। एक समय बाद नेहा ने अपने माता पिता से सिख धर्म अपनाने की इच्छा जताई। शुरुआत में परिवार वालों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटी की आस्था देखकर आखिरकार उन्होंने उसे सिख धर्म अपनाने की अनुमति दे दी। परिवार की रजामंदी मिलते ही नेहा पास के गुरुद्वारे में जाकर अमृत ग्रहण करती है और आधिकारिक तौर पर सिख धर्म अपना लेती है। नेहा ने करीब 2023 से 24 के आसपास सिख धर्म अपनाया था। ये बात साल 2024 की है। नेहा की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। ऐसे में उसके माता पिता ने फैसला किया कि अब बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। जब इस बारे में नेहा से बात की गई तो उसने भी परिवार के फैसले पर अपनी सहमति जता दी। इसके बाद नेहा के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू होती है। इसी दौरान नेहा के पिता को जानकारी मिलती है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के रामपुर इलाके में एक परिवार अपने बेटे के लिए लड़की देख रहा है। बेटा आर्मी में था और उसका नाम संजीव कुमार था। नेहा के परिवार वालों को ये रिश्ता पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। वे आगे बात बढ़ाने के लिए संजीव के परिवार से संपर्क करते हैं। संजीव के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 बहनें भी थी। जब नेहा के माता पिता इस रिश्ते को लेकर संजीव के घर जाते हैं तो नेहा को देखते ही संजीव के घर वाले इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। शादी से पहले लेन देन को लेकर कोई खास बातचीत नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव के माता पिता की तरफ से उस समय कोई बड़ी मांग भी नहीं रखी गई थी। इसके बावजूद नेहा के माता पिता अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी दामाद को तोहफे में जरूरी सामान, कुछ पैसे और जेवरात देने की बात स्वीकार करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद नवंबर 2024 में नेहा की शादी संजीव कुमार से हो जाती है। नेहा के माता पिता अपने वादे के मुताबिक बेटी को सभी जरूरी सामान और कीमती तोहफों के साथ विदा करते हैं। साथ ही अपने दामाद को भी अपनी हैसियत के अनुसार पैसे देते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत और मन में ढेरों सपने लेकर नेहा अपने माता पिता से विदा होकर ससुराल पहुंचती है। दुल्हन के लिबास में नेहा का जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था वो इसी समय का था जब शादी वाले दिन नेहा ब्यूटी पार्लर में सजी संवरी बैठी थी। उसकी क्यूटनेस पर हर कोई फिदा हो गया था। नेहा को करीब से जानने वालों के मुताबिक शादी के पहले हफ्ते तक ससुराल में उसकी जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, लेकिन दूसरे ही हफ्ते से ससुराल वालों का रवैया अचानक बदलने लगता है। शादी के महज एक हफ्ते बाद ही नेहा को दिन भर किचन में ढेर सारे काम सौंप दिए जाते हैं। शुरुआत में नेहा को लगता है कि शायद 2-4 दिन में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है। बात यही नहीं रुकती, घर के सदस्य नेहा से सीधे मुंह बात करना भी बंद कर देते हैं।
पहले तो नेहा समझ ही नहीं पाती कि अचानक एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि पूरे परिवार का रवैया बदल गया। लेकिन कुछ ही दिनों में ससुराल वालों के मंसूबे उसके सामने साफ हो जाते हैं। दरअसल शादी में मिले तोहफे और पैसे संजीव के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। उन्हें इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद थी। यहाँ तक कि वे एक महंगी एसयूवी कार मिलने के सपने भी देख रहे थे। नेहा की सास और ससुर कार और ज्यादा पैसों को लेकर उसे ताने मारने लगते हैं। ससुराल वालों के इस व्यवहार की नेहा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दहेज की मांग और परिवार के बदले हुए रवैये से नेहा को गहरा झटका लगता है और वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। लेकिन चाहकर भी वो अपने माता पिता से इस बारे में बात नहीं कर पाती। नेहा को लगता है कि अगर उसने दहेज की मांग के बारे में घर वालों को बताया तो उसके पति की छवि खराब हो जाएगी। उसे उम्मीद रहती है कि शायद वक्त के साथ ससुराल वाले उसके व्यवहार और किरदार को देखकर उसे स्वीकार कर लेंगे। इसी उम्मीद में नेहा सब कुछ अपने मन में दबाकर ससुराल वालों और अपने पति की सेवा में दिन रात एक कर देती है। लेकिन समय के साथ हालात बेहतर होने की बजाय और ज्यादा क्रूर होते चले जाते हैं। सास ससुर और ननद के साथ साथ कुछ करीबी रिश्तेदार भी बात बात पर नेहा को ताने देने लगते हैं। खबरों के मुताबिक इन सब से नेहा मानसिक रूप से बेहद परेशान हो जाती है। आखिरकार एक दिन वो हिम्मत जुटाकर अपने पति संजीव से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। अब तक संजीव ने सीधे तौर पर नेहा से दहेज की मांग को लेकर कोई बात नहीं की थी, इसलिए नेहा को उम्मीद थी कि पति उसका साथ देगा और अपने माता पिता को समझाएगा। लेकिन उम्मीद के बिल्कुल उलट, जब नेहा ससुराल की तरफ से मिल रहे तानों और दहेज की मांग की बात संजीव से करती है तो वो कहता है कि उसके माता पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजीव साफ शब्दों में कह देता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से एक कार और ज्यादा पैसे मांगने ही होंगे। ये सुनकर नेहा पूरी तरह टूट जाती है। मजबूरी में वह अपनी माँ से ससुराल वालों की मांग के बारे में बात करती है। नेहा की बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और कहती है कि शादी के वक्त तो ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई थी। उन्होंने तो खुद कहा था कि आप जो भी देंगे हमें मंजूर होगा। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम कुछ दिन सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा की माँ की इन बातों के पीछे उनकी मजबूरी भी थी। वे न तो एक महंगी कार का इंतजाम कर सकते थे और नहीं और ज्यादा पैसे देने की स्थिति में थे। इसलिए वे बेटी को ही समझाने की कोशिश करती है। माँ की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है। उसे अपने माता पिता की मजबूरी और उनकी हैसियत का पूरा अंदाजा था। इसके बाद वो ससुराल में मिलने वाले तानों और अपमान को चुपचाप सहकर जीना सीखने लगती है। इन सब के बीच एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे वक्त बीतता गया, संजीव और उसके माता पिता को ये लगने लगा कि नेहा के घर वाले उनकी मांगे पूरी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद नेहा के साथ उनका व्यवहार और भी ज्यादा खराब होता चला गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि नेहा के साथ मारपीट भी शुरू हो गई थी। अपने परिवार की खुशियों के लिए नेहा ये सोचकर सब कुछ चुपचाप सहती रही कि शायद एक दिन हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वक्त के साथ चीजें सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। शादी के बाद नेहा मन में ढेरों सपने लेकर ससुराल आई थी, लेकिन यहाँ उसे सास ससुर के ताने, दिन रात किचन में खड़े रहना और पति समेत घर के दूसरे सदस्यों का दुर्व्यवहार ही नसीब हुआ। अब तक शादी को करीब 5 महीने बीत चुके थे। एक तरफ शादी के समय की नेहा की वायरल वीडियो अब भी लोगों को हंसा रही थी, तो दूसरी तरफ वही नेहा अपनी जिंदगी रोते हुए काट रही थी। सोशल मीडिया की यही सच्चाई है। जिस लड़की को दुनिया हंसते हुए देख रही थी, वो अकेले में घुट घुट कर जी रही थी। नेहा के परिवार वालों को भी बेटी की तकलीफ का धीरे धीरे अंदाजा होने लगा था, लेकिन चाहकर भी वे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं हालात के बीच 19 अप्रैल 2025 की रात करीब 12 मिनट पर नेहा की मां के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। जैसे ही वो फोन उठाती है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग तुरंत यहाँ जाइए। ये फोन नेहा के ससुराल के किसी पड़ोसी ने किया था। उस पड़ोसी ने ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से उसने नेहा की हालत के बारे में उसके माता पिता को फोन किया। इस बारे में मीडिया या सार्वजनिक तौर पर कोई साफ जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये कॉल मिलते ही नेहा के माता पिता और परिवार के कुछ सदस्य घबराए हुए ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही बेटी की हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
नेहा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि घर के बाकी लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। यहाँ तक कि नेहा का पति भी उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं था। बेटी की हालत देखकर परिवार वाले बिना समय गवाए उसे पास के एक अस्पताल ले जाते हैं। इस दौरान नेहा का पति संजीव भी उनके साथ अस्पताल पहुंचता है। लेकिन जैसे ही लोकल हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि नेहा की हालत बेहद नाजुक है और उसे बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा, संजीव वहां से चला जाता है। इसके बाद नेहा को लेकर उसके परिवार वाले पीजीआई चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ उनके घर से काफी दूरी पर स्थित था। पीजीआई चंडीगढ़ तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। आखिरकार 20 अप्रैल की सुबह नेहा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर नेहा की हालत देखकर साफ कहते हैं कि स्थिति बेहद गंभीर है और उसे बचा पाना मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद उम्मीद के सहारे नेहा को एडमिट किया जाता है और उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टरों के मुताबिक नेहा ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि जहर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, महज थोड़ी नहीं। इसी कारण उसकी हालत हद से ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। ये सब सुनकर नेहा के परिवार वाले पूरी तरह टूट जाते हैं। वे तुरंत सोलन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी देते हैं। परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उस वक्त तक पुलिस के पास किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए न तो कोई ठोस वजह थी और न ही पुख्ता सबूत। उधर अस्पताल में नेहा का इलाज लगातार चलता रहता है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले जाते हैं। 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद लोगों को हंसाने वाली नेहा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत का कारण जहर की ओवरडोज से हुए ऑर्गन फेलियर को बताया जाता है। नेहा की मौत के बाद परिवार वाले ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हैं। उनका कहना होता है कि ससुराल वालों के ताने और दहेज की लगातार मांग की वजह से नेहा मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी और इन्हीं हालातों से मजबूर होकर नेहा ने अपनी जान लेने जैसा कदम उठाया। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जाता है कि नेहा ने खुद जहर नहीं खाया था, बल्कि उसे जबरन जहर पिलाया गया था। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जिस मात्रा में नेहा के शरीर में जहर पाया गया, उतनी अधिक मात्रा में कोई इंसान खुद से पी ही नहीं सकता। या तो उसे मजबूर किया गया होगा या किसी ने जबरदस्ती ये जहरीला पदार्थ पिलाया होगा। इसके अलावा ये सवाल भी उठता है कि नेहा ज्यादातर समय घर में ही रहती थी, तो फिर उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में जहर आखिर आया कहां से? इन तमाम अटकलों के बीच नेहा का पोस्टमार्टम किया जाता है और बाद में शव परिवार के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद परिवार वाले पीजीआई के बाहर शव रखकर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग यही होती है कि नेहा के ससुराल पक्ष, उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ नेहा की मौत से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई हो। जैसे ही परिवार धरने पर बैठता है, मामला मीडिया तक पहुंच जाता है। मीडिया के जरिए ये खबर आला पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचती है। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर परिवार वालों से बातचीत करती है और उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के बाद संजीव समेत उसके माता पिता और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। नेहा के परिवार की ओर से दिए गए बयानों में कहा जाता है कि शादी के बाद नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके साथ शारीरिक हिंसा की गई और मानसिक रूप से भी उसे लगातार परेशान किया गया। इन्हीं बयानों के आधार पर नेहा के पति संजीव कुमार, सास तेज कौर, 2 रिश्तेदार करमचंद और राज सिंह, साथ ही संजीव की 2 बहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस संजीव, उसकी मां और दोनों रिश्तेदारों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, जबकि दोनों बहनें कुछ समय तक फरार रहती हैं। लेकिन पुलिस की दबिश के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब संजीव और उसके परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जाती है, तो वे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना होता है कि उन्होंने नेहा के साथ किसी भी तरह की मारपीट या हिंसा नहीं की और न ही कभी दहेज या किसी महंगी गाड़ी की मांग की थी। ससुराल पक्ष का यह भी कहना है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे थे। उनका आरोप है कि नेहा ने झगड़ों के बाद पहले भी कई बार अपनी जान देने की कोशिश की थी,
लेकिन हर बार घर के लोगों ने वक्त रहते उसे बचा लिया। ससुराल वालों के मुताबिक 19 अप्रैल को भी नेहा की अपने पति से कहासुनी हुई थी और इस बार बात ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसने फिर से जान देने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि नेहा के ससुराल वाले इस मामले में कितना सच बोल रहे हैं। इसका खुलासा तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे तौर पर ससुराल पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। जैसे नेहा के पास इतनी बड़ी मात्रा में जहर आखिर आया कहां से? अगर नेहा पहले भी जान देने की कोशिश कर चुकी थी तो अब तक इस बारे में एक भी पुलिस शिकायत क्यों दर्ज नहीं करवाई गई? जब नेहा की हालत बिगड़ी तो घर के दूसरे लोग उसे तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गए? और सबसे बड़ा सवाल, नेहा के माता पिता को खुद ससुराल वालों ने फोन क्यों नहीं किया? अगर इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं और पुलिस की जांच जारी है। आने वाले समय में ये मामला अदालत में पेश होगा, जहां सुनवाई के बाद आरोप तय किए जाएंगे और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस मामले में असली गुनहगार कौन है और दोषियों को क्या सजा मिलती है। हालांकि अदालत की कोई भी सजा नेहा के माता पिता के दिल का दर्द कभी कम नहीं कर पाएगी, लेकिन सजा ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे दहेज के लालच में किसी की जिंदगी तबाह करने वालों की रूह कांप जाए और समाज को एक कड़ा संदेश मिले। इसी उम्मीद के साथ कि नेहा की आत्मा को शांति मिले और दोषियों को सख्त सजा हो, हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आगे इस मामले में अदालत का जो भी फैसला आएगा उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से दहेज के लालच में जान लेने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अब तक ट्रू क्राइम डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।